बच्चों, कल तक हमने अपने डिफेक्ट वाले टॉपिक में स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट या रस समीकरण मितीय दोष को पढ़ लिया था, जिसमें मुख्य रूप से हमने पढ़ा था शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष। आज हम इसके आगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, जो दोष का दूसरा प्रकार है, अरस समीकरण मितीय दोष, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो अरस समीकरणीय दोष का क्या मतलब है? जैसा कि मैंने कल बताया था, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट या रस समीकरण मितीय दोष उन दोषों को कहते हैं जिनमें क्रिस्टल का अणु सूत्र और जिनमें अणु सूत्र में अवयवों की स्टोइकोमेट्री और क्रिस्टल में उपस्थित अवयवों की स्टोइकोमेट्री समान होती है, अर्थात जिनमें आयनों का अनुपात अणु सूत्र के समान होता है, उन्हें हम स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। जबकि नॉन स्टोइकोमेट्रिक या अरस समीकरण मितीय दोष में क्रिस्टल में उपस्थित आयनों का अनुपात उसके यौगिक में उपस्थित अवयवों के अनुपात के बराबर नहीं होता। तो जिन यौगिकों में स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं होता है, उनको हम अरस समीकरण मितीय यौगिक कहते हैं। किस तरह परिभाषित करेंगे? अरस समीकरण मितीय यौगिक में विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन या अतिरिक्त आवेश की उपस्थिति के कारण क्रिस्टल में उत्पन्न दोष अरस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक जो यौगिक होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो होती है, अर्थात वे विद्युत उदासीन तो होते हैं, लेकिन उनमें विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए या तो कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन या धनायन उनकी उपस्थिति क्रिस्टल में होती है, चाहे वो परमाणु की जगह हों उपस्थित या उसके अंतराकाशी स्थान में उपस्थित हों। तो इनकी अतिरिक्त उपस्थिति के कारण यौगिक की स्टोइकोमेट्री परिवर्तित हो जाती है और इसलिए ये अरस समीकरण मितीय दोष उत्पन्न हो जाता है। इस दोष को बर्थोल दोष भी कहते हैं और इन यौगिकों को बर्थोल यौगिक भी कहते हैं। अब इस तरह का दोष हमें अधिकतर उन यौगिकों में देखने को मिलेगा जिनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता है वो परिवर्ती होती है, जो बदलती रहती है। इन यौगिकों को हम परिवर्ती यौगिक या परिवर्ती संयोजी यौगिक कहते हैं, जैसे डी ब्लॉक के तत्व। उदाहरण के लिए अगर हम लें तो आयरन ऑक्साइड में जो स्टोइकोमेट्री है वो 1:1 होनी चाहिए। FeO में Fe का भी एक परमाणु और O का भी एक परमाणु होता है, किंतु क्रिस्टल में FeO में Fe की संख्या 0.84 से 0.94 तक होती है, अर्थात इसकी जो स्टोइकोमेट्री है वो बदल जाती है। इसलिए ये उदाहरण हो गया अरस समीकरण मिति या नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का। ये दो प्रकार के होते हैं। क्यों होंगे दो प्रकार के? क्योंकि क्रिस्टल में या तो धनायन की अधिकता हो या धनायन की कमी हो, तो इस धनायन की उपलब्धि के आधार पर नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धातु आधिक्य और एक को कहते हैं धातु न्यून। धातु आधिक्य या मेटल एक्सेस, जिसमें धातु आयन की अधिकता हो, और धातु न्यून का मतलब मेटल डेफिशिएंट या जिसमें धात्विक आयन की या धनायन की
न्यूनता होती है, कमी होती है। लेकिन क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, उसमें वैद्युत आवेश समान होंगे, उदासीन होगा क्रिस्टल कुल। तो अब हम इसको एक बार लिखने के ढंग पे गौर करेंगे। देखिए, जिन आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन का अनुपात उनके अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात के बराबर नहीं होता, या जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते, वो अरस समीकरण यौगिक या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक कहलाते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक या अरस समीकरण मितीय यौगिक में विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन या अतिरिक्त धनावेश की उपस्थिति के कारण क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है, और इस दोष को हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या एरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। इन यौगिकों को बर्थोल यौगिक भी कहते हैं। सामान्यतया संक्रमण तत्व अर्थात जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित होती है, वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे FeO अपने क्रिस्टल में Fe.84 से 0.94O की अवस्था तक बढ़ता है या अवस्था प्रदर्शित करता है। ये दो उत्पत्ति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धातु आधिक्य दोष या मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यह दोष क्रिस्टल में धातु आयनों की संख्या अधिक होने के कारण उत्पन्न होता है। जैसा कि इसका नाम है धातु आधिक्य, धातु की अधिकता। तो ये दोष कब उत्पन्न होगा? जब क्रिस्टल में धातु आयनों की संख्या अधिक होगी। अब धातु आयनों की संख्या भी दो तरह से अधिक हो सकती है। उसी के आधार पर दो प्रकार का होता है। पहला है ऋणायन रिक्ति के कारण। ऋणायन रिक्ति के कारण अर्थात जो माइनस चार्ज वाला है पार्टिकल, उसकी जगह खाली रह जाती है। क्या होता है इसमें? इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल में उपस्थित ऋणायन जालक की सतह को छोड़कर चला जाता है, क्रिस्टल से ही बाहर निकल जाता है, और उसके स्थान पर एक रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। क्रिस्टल में विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋणायन से संबंधित इलेक्ट्रॉन इस छिद्र में स्थान ग्रहण कर लेता है, और क्रिस्टल में धनायन ऋणायन से अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण यौगिक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो जाता है। इसको आप जरा इस चित्र से समझें। इस क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन स्थित हैं एक निश्चित क्रम में, क्योंकि क्रिस्टल है तो निश्चित क्रम में उपस्थित होंगे। धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन यह व्यवस्थित है। लेकिन किसी कारण से इसमें से एक ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल को से बाहर निकल गया। लेकिन इस जो स्थान है, जो खाली गोला बचा, इसके अंदर अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, जिसके कारण इसमें ऋणायन वाले अवयव की तो कमी हो जाती है। अब जब ऋणायन वाला अवयव कम हुआ तो धनायन वाला ऑटोमेटिकली बढ़ गया। इसलिए इसे हम कहते हैं धनात्मक या धनायन अधिक दोष, अधिकता के कारण होने वाला दोष, अर्थात धातु आधिक्य दोष। अब देखिए, ऋणायन के बाहर जाने से क्रिस्टल में धनावेश की मात्रा बढ़ जानी चाहिए थी, अर्थात ये उदासीन नहीं रहना चाहिए था। लेकिन क्रिस्टल उदासीन रहता है क्योंकि धनायन से संबंधित कोई इलेक्ट्रॉन इस खाली स्थान पर आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, इसकी क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। आप लोगों को
ये सिचुएशन देख के ध्यान आई होगी कि ऐसा ही हमने स्थिति पढ़ी थी शॉर्ट की दोष में। शॉर्ट की दोष में भी एक अवयव क्रिस्टल को छोड़कर बाहर निकल गया था, इसलिए ये वाला जो दोष है वो शॉर्ट की दोष के समान होता है और उन्हीं क्रिस्टलों में, उन्हीं यौगिकों में पाया जाता है जिनमें शॉर्ट की दोष पाया जाता है, जैसे क्षार धातुओं के हैलाइड NaCl, KCl, LiCl आदि, इनमें ये पाया जाता है। अब ये जो इसमें होल बन जाते हैं या छिद्र बन जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इनको हम एफ सेंटर कहते हैं। ये कहलाते हैं एफ सेंटर, यानी ऋणायन की अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न रिक्त स्थान जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनको हम एफ सेंटर या कलर सेंटर या रंग केंद्र कहते हैं। अब रंग केंद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं के कारण क्रिस्टल का रंग उत्पन्न होता है। क्यों रंग उत्पन्न होता है इनके कारण? क्योंकि इन होल में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके या ऊष्मा अवशोषित करके उत्तेजित हो जाता है और उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्ष में पहुंच जाता है। किंतु जैसा कि हम जानते हैं, हमने पिछले साल पढ़ा था कि उच्च ऊर्जा स्तर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय नहीं टिक सकता, अल्प समय तक ही रहकर वो पुनः वापस आता है और जब नीचे की कक्षा में दोबारा वापस आएगा तो जो ऊर्जा उसने ग्रहण की थी उसका उत्सर्जन करता है और उसका उत्सर्जन वो भिन्न भिन्न वेवलेंथ के प्रकाश तरंगों के रूप में करता है और इन्हीं के कारण हमें उसका रंग दिखाई देता है। इस तरह ये जो एफ सेंटर हैं या कलर सेंटर हैं, ये यौगिक के रंग का निर्धारण करते हैं और जितने ज़्यादा एफ सेंटर उपस्थित होंगे यौगिक में उतना ही रंग की तीव्रता भी यौगिक की बढ़ेगी। इन एफ सेंटर में चूंकि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं और हमें पता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण यौगिक में अनुचुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, इसलिए ये अनुचुंबकीय यौगिक होते हैं। अब धातु आधिक्य दोष का दूसरा कारण या दूसरा प्रकार होता है अंतरकाशीय धनायनों के कारण। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में दो प्रकार के होते हैं, एक धातु आधिक्य, एक धातु न्यून। अब धातु आधिक्य इनके उत्पत्ति के आधार पर पुनः दो प्रकार के होते हैं, अर्थात धातु का अधिकता दो कारण से हो सकती है, या तो धातु आयन ही अधिक मात्रा में हो या ऋणायन कम मात्रा में हो जाए। तो पहले वाले में हमने पढ़ा था जिसमें ऋणायन रिक्ति हो गई थी या ऋणायन कम हो गए थे, ऋणायन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले गए थे, तो उसमें जब ऋणायन कम हो गया तो धातु की मात्रा अपने आप ही अधिक हो गई थी। अब दूसरा टाइप है जब अंतरकाशीय धनायनों के कारण, अर्थात जब धातु की मात्रा ऋणात्मक अवयव की मात्रा से अधिक उपस्थित होती है। तो इस प्रकार के दोष में जो धात्विक आयन है, धनायन है, वो क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में एक्स्ट्रा अमाउंट में उपस्थित हो जाता है और इसको न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी उसके आस पड़ोस की इंटरस्टिशियल साइट में या अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है। इसके कारण धात्विक आयनों की क्रिस्टल में अधिकता हो जाती है और धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है। अब वास्तव में होता क्या है, ये किन में पाया जाता है? ये ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिनको गर्म करने पर वो विघटित हो जाते हैं या उनमें से ऋणात्मक अवयव गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। जैसे अगर हम जिंक ऑक्साइड को गर्म करें तो उसमें से ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऑक्सीजन गैस के रूप में क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है और वो इलेक्ट्रॉन
जो ऑक्सीजन ने त्यागा था, वो कहाँ रह जाता है? अंतराकाश में चला जाता है क्रिस्टल की इंटरस्टिशियल साइट में। जो धातु के आधिक्य को या धात्विक आवेश को या धनावेश के आधिक्य को उदासीन करने में प्रयुक्त हो जाता है। इस प्रकार जिंक ऑक्साइड का रंग सफेद से पीला हो जाता है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए बच्चों, ये जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल की संरचना है। A+ इसमें ऐसा समझिए कि Zn+2 को प्रदर्शित करता है और B- O- को प्रदर्शित कर दिया। तो इस क्रिस्टल में से कुछ A आयन बाहर से इसकी इंटरस्टिशियल साइट में आकर उपस्थित हो जाते हैं और इनको उदासीन करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल साइट में उपलब्ध हो जाते हैं। तो क्रिस्टल तो उदासीन हो जाता है, लेकिन क्रिस्टल में A+ यानी धनायन की सांद्रता बढ़ जाती है, उसका घनत्व बढ़ जाता है, जिससे इसमें एक दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कहते हैं धातु अधिक दोष या धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इस क्रिस्टल में इन मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण जो इलेक्ट्रॉन आ गए थे, ये इस साइट में है, इस अंतराकाश में। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, धीरे धीरे यहां से इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये साइट खाली हो जाएगी, यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही अंतराकाश में मुक्त रूप से अपनी अवस्था बदलता रहेगा। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से धारा प्रवाहित होने लगती है। अतः धातु आधिक्य दोष में धारा प्रवाहित होने लगेगी और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के रूप में कार्य करने लगते हैं। इस तरह की कंडीशन में जो क्रिस्टल है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण सेमीकंडक्टर के रूप में, एन टाइप सेमीकंडक्टर के रूप में काम करने लगता है। अब ये एन टाइप और पी टाइप क्या है, ये हम आगे देखेंगे। तो इस तरह ये वाला हमारा हुआ अंतराकाशी धनायनों के कारण धातु आधिक्य दोष। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है या जो अरस समीकरण मितीय दोष है, वो कौन सा दोष होता है? जिसमें स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं होता है, अर्थात अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित परमाणुओं का अनुपात और क्रिस्टल में उपस्थित आयनों का अनुपात समान नहीं होते हैं। इस दोष में या तो धनायन की अधिकता होती है, ये दोष जो है या तो धनायन की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है या ऋणायन की न्यूनता के कारण। एक ही बात है, ऋणायन न्यून हो जाए तो भी धनायन की मात्रा बढ़ जाती है, और धनायन खुद अधिक मात्रा में हो जाए तब भी धनायन की मात्रा बढ़ जाती है। इसको हम कहते हैं धातु आधिक्य दोष। अगर धातु की मात्रा कम हो जाती है तो उसे हम कहते हैं धातु न्यूनता दोष। इस तरह ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है ये दो प्रकार का होता है, धातु आधिक्य और धातु न्यून। अब धातु आधिक्य फिर दो प्रकार का होता है, अर्थात धातु की अधिकता दो प्रकार से संभव हो जाती है। पहली होती है ऋणायन रिक्ति के कारण और दूसरी होती है अंतराकाशी धनायनों के कारण। ऋणायन रिक्ति के कारण जो ऋणायन हैं वो धातु क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, जिससे एक रिक्ति का निर्माण हो जाता है। उस रिक्ति में संबंधित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिससे एफ सेंटर का निर्माण होता है और वो क्रिस्टल के रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरा, अंतरकाशी धनायनों के कारण क्रिस्टल के अंतराकाश में धनायन आ जाता है
और उसको उदासीन करने के लिए निकट के अंतराकाश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धारा का प्रवाह होने लगता है, इसलिए ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के रूप में कार्य करता है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे धातु न्यूनता दोष, जो कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का दूसरा प्रकार है। पहला तो हो गया था धातु आधिक्य दोष, अब दूसरा हम पढ़ेंगे धातु न्यूनता दोष या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये किसे कहते हैं? जब किसी क्रिस्टल में धनायनों की संख्या ऋणायनों की तुलना में कम हो जाती है, अर्थात मेटल कम मात्रा में उपस्थित होता है, तो इसको हम धातु न्यूनता दोष कहते हैं। धातु न्यूनता दोष भी दो कारणों से हो सकता है, या तो धनायन रिक्ति के कारण या अंतराकाश में ऋणायनों के कारण। जैसे धात्विक अधिकता दोष में या धातु आधिक्य दोष में दो कारणों से वो उत्पन्न हुआ था, या तो ऋणायन रिक्ति के कारण या अंतराकाश में धात्विक आयन की उपस्थिति के कारण। इसी तरह धातु न्यूनता दोष भी दो कारणों से होता है, या तो धनायन रिक्ति के कारण, वहां ऋणायन रिक्ति थी, यहां धनायन रिक्ति है, या अंतराकाश में ऋणायनों के कारण, वहां अंतराकाश में धनायनों का कारण था। तो एक दूसरे के अपोजिट है। तो धनायन रिक्ति के कारण कैसे उत्पन्न होगा? जब आयनिक क्रिस्टल के निर्माण में कुछ धनायन जालक से लुप्त हो जाते हैं, जिससे इन स्थानों पर छिद्र बन जाते हैं, लेकिन क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए कोई अन्य धातु धनायन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त कर लेता है। यह दोष परिवर्ती संयोजकता वाले संक्रमण तत्वों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको समझिए। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई क्रिस्टल है ए बी यौगिक का, ए प्लस बी माइनस से बना है और इसमें ये व्यवस्थित है। अब किन्हीं कारणों से इस क्रिस्टल में से एक धनायन यानी ए प्लस वाला पार्ट यहां से क्रिस्टल छोड़कर बाहर चला गया। अब क्रिस्टल छोड़कर बाहर चला गया तो यहां एक रिक्ति उत्पन्न हो गई, खाली स्थान उत्पन्न हो गया, इसे हम रिक्ति कहते हैं, और इस रिक्ति को हम कहेंगे धनायन रिक्ति। अब यहां रिक्ति उत्पन्न हो गई, और रिक्ति उत्पन्न होने से जो माइनस आवेश की मात्रा थी वो बढ़ गई, अर्थात क्रिस्टल ऋणावेशित हो जाएगा। किंतु क्रिस्टल कभी भी आवेशित नहीं होते, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। तो इसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या हुआ, धातु आयन का या कोई दूसरे धातु परमाणु का कोई दूसरा आयन, जैसे यहाँ ए प्लस था, इस पर तो एक धनावेश था, ऐसे ही क्रिस्टल में किसी भी दूसरे आयन में ऑक्सीकरण संख्या एक की जगह दो हो जाती है, अर्थात धात्विक आयन अपनी निम्न ऑक्सीकरण संख्या से उच्च ऑक्सीकरण संख्या में पहुंच जाता है, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी या विद्युत उदासीनता मेंटेन रहती है, बनी रहती है। तो जब यहां से एक ए प्लस चला गया तो घनत्व तो कम हो गया, परमाणु की संख्या तो कम हो गई, और परमाणु के साथ साथ धनावेश भी कम हो गया। लेकिन इस धनावेश को मेंटेन करने के लिए दूसरा ए आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन और त्याग देता है, और उस पर चार्ज की मात्रा, धनायन की मात्रा, धनावेश की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाता है, जिससे आयन या आवेश मेंटेन हो जाता है। एक प्लस वन इस ए का था, और इसने एक प्लस वन इसके स्थान पर भी अपने ऊपर ले लिया, तो इसने प्लस टू स्टेट में यो आ गया, यो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। अब
ऐसी वाली सिचुएशन जो आती है वो किन के केस में आती है? ऐसे तत्वों के केस में जिनमें इलेक्ट्रॉन को या अपनी संयोजकता को या ऑक्सीकरण अवस्था को परिवर्तित करने की क्षमता होती है, जो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, और ये तत्व कहलाते हैं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने वाले तत्व कहलाते हैं संक्रमण तत्व, जैसे Fe, Zn, Cu, Ni। ये तो इसके उदाहरण या ऐसा दोष हमें मिलता है आयरन ऑक्साइड में, आयरन सल्फाइड में, या निकेल ऑक्साइड जैसे क्रिस्टलों में। अब इस जो ये रिक्ति बन गई है, होल बन गया है, इसमें निकट वाला आयन आ जाता है और ये होल इधर शिफ्ट हो जाएगा। होल क्या शिफ्ट होगा? जब इसमें ये वाला आयन आ जाएगा तो जिस होल में, जिस परमाणु में ये आयन उपस्थित था, जिस गोले में, वो गोला खाली हो जाएगा। तो अब ये होल ऐसा लगेगा हमें जैसे इधर से इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। इस तरह धनायन रिक्ति की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसीलिए इस टाइप के क्रिस्टल को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी टाइप का मतलब पॉजिटिव पार्टिकल के कारण जो कंडक्शन होता है, और एन टाइप का मतलब निगेटिव पार्टिकल के कारण जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट होती है, तो उसे एन टाइप कहते हैं। अब दूसरा इसका कारण है धातु न्यून दोष का अंतरकाशी ऋणायनों के कारण। इस दोष में जालक के अंतराकाश में, जैसे धातु आधिक्य में अंतराकाश में चले गए थे प्लस आयन, धनायन, इसमें चले जाते हैं ऋणायन। तो धातु के अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन चले जाते हैं, जिनकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए उसके पास के किसी अंतराकाश में धनायन पर अतिरिक्त आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहाँ पर अतिरिक्त आवेश उत्पन्न हो गया था, ऐसे ही इस वाले केस में भी अतिरिक्त आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्रिस्टल उदासीन बना रहता है। हालांकि ऐसा केस बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इस केस में जो अंतरकाशी स्थान है उसमें ऋणायन के उपस्थित होने की बात कही गई है, जबकि ऋणायन का साइज बड़ा होने के कारण ये संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए इस प्रकार के दोष का, जो धातु न्यून दोष है, उसमें अंतरकाशी ऋणायनों के कारण ये दोष बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। अब तीसरे प्रकार का दोष होता है इम्प्योरिटी दोष, अशुद्धि दोष या इम्प्योरिटी डिफेक्ट। दोष को हमने तीन हिस्सों में कैटेगराइज करा था। एक था स्टोइकियोमेट्रिक या रस समीकरणमितीय दोष, दूसरा था नॉन स्टोइकियोमेट्रिक अरस समीकरणमितीय दोष, जो हमने अभी पढ़े हैं। दो प्रकार के थे, धातु आधिक्य और धातु न्यून। धातु आधिक्य भी दो कारणों से, ऋणायन की रिक्ति के कारण या धनायन की अधिकता के कारण। ऐसे ही धातु न्यून दोष भी दो प्रकार के थे, धनायन रिक्ति के कारण या ऋणायन अधिकता के कारण। अब तीसरा दोष आता है अशुद्धि दोष या इम्प्योरिटी दोष। तो जैसा कि इसके नाम से प्रदर्शित है, यह अशुद्धि के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसे अशुद्धि दोष कहते हैं। इस दोष से क्या फायदा होता है? इस दोष को उत्पन्न करने से क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है, और किसी क्रिस्टल की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धि को मिलाना, यह क्रिया डोपिंग कहलाती है। तो किसी आयनिक ठोस में अशुद्धि मिलाकर इसकी चालकता बढ़ाई जा सकती है, और यह क्रिया डोपिंग कहलाती है। किसी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाने पर उसमें उत्पन्न दोष अशुद्धि दोष कहलाता है। शुद्ध क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाने पर अशुद्धि के परमाणु क्रिस्टल बिंदु या अंतराकाश में स्थित हो सकते हैं। जो हम अशुद्धि मिलाएंगे वो या तो इंटरस्टिशियल साइट अंतराकाश में जाएगी या गोलों की जगह स्थित होगी।
इस प्रकार दो प्रकार के अशुद्धि दोष उत्पन्न होंगे। पहला, जिसमें अशुद्धि जालक की में स्थान ले लेती है, अर्थात धातु परमाणु की जगह अशुद्धि स्थान ग्रहण कर लेती है। इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापित ठोस या सब्स्टिट्यूटेड सॉलिड विलयन या सॉल्यूशन। और यदि अशुद्धि अंतराकाश में चली जाती है, अंतराकाश में स्थान लेती है, तो उसको हम कहते हैं अंतराकाशी ठोस विलयन या इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास सोडियम क्लोराइड गलित अवस्था में है, इसमें हमने थोड़ा सा SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला दिया। तो अब इसके मिलाने पर जो धात्विक आयन है Sr+2 वो दो तरह से स्थित हो सकता है, या तो इस क्रिस्टल की अंतराकाश में उपस्थित हो जाए या इस क्रिस्टल के Na आयन को प्रतिस्थापित करके उसका स्थान ले ले, क्रिस्टल में ही स्थान ग्रहण कर ले। अब इसमें यदि ये इसका स्थान ग्रहण कर लेता है Na का, तो चूंकि Na के ऊपर तो एक प्लस आवेश होता है और Sr पर +2 आवेश होते हैं, तो एक Sr+2 को स्थान देने के लिए दो Na आयनों को अपना स्थान रिक्त करना पड़ता है। एक Na आयन यहां से निकल गया, एक यहां से निकल गया। एक Na आयन की जगह तो Sr+2 ने स्थान ग्रहण कर लिया, लेकिन दूसरे की जगह ये होल बन गया, ये रिक्ति बन जाती है। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया क्रिस्टल, क्योंकि दो Na हटे थे और यहाँ एक ही Sr पर दो चार्ज उपस्थित होता है। अब इस स्थान की ओर जो पास वाला क्रिस्टल है, पास वाला Na आयन है, वो आ जाता है, गति करने लगता है। जैसे कि हमने अभी पिछले वाले केस में पढ़ा था, आयन इसमें पहुंचेगा और ये होल इधर की तरफ जाता हुआ प्रतीत होगा हमें। क्यों? जब इसमें आयन आ जाएगा तो ये वाला होल भर जाएगा, लेकिन ये वाला खाली हो जाएगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि आयनिक परमाणु तो इधर जा रहा है और होल इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इस तरह इस क्रिस्टल में रिक्ति के कारण विद्युत चालकता बढ़ जाती है और ऐसे क्रिस्टल को हम अशुद्ध क्रिस्टल कहेंगे, क्योंकि इसमें बाहर से कुछ अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने पर ये चालकता बढ़ी है। इसे हम अशुद्धि दोष में रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा डिफेक्ट का टॉपिक आज समाप्त हो जाता है। एक इसका क्विक रिवीजन लेते हैं। देखिए, डिफेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा पॉइंट डिफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉनिक दोष और बिंदु दोष। इलेक्ट्रॉनिक दोष इलेक्ट्रॉन के कारण और बिंदु दोष किसके कारण होता है? पॉइंट्स के कारण, या इसे परमाणविक दोष भी कहते हैं। इसमें परमाणु में अनियमितता के कारण। पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु दोष तीन प्रकार का होता है। पहला होता है स्टोइकोमेट्रिक या रस समीकरण मितीय, दूसरा नॉन स्टोइकोमेट्रिक अरस समीकरण मितीय, और तीसरा अशुद्धि या इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट दो प्रकार का होता है। एक तो वैकेंसी या रिक्ति दोष, वैकेंसी डिफेक्ट या रिक्ति दोष, और दूसरा इंटरस्टिशियल या अंतरकाशी दोष। आयनिक क्रिस्टल के केस में रिक्ति दोष को शॉर्ट की डिफेक्ट और अंतरकाशीय दोष को फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। फिर नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट आता है। ये पुनः दो प्रकार का होता है, एक मेटल एक्सेस और एक मेटल डेफिशिएंसी, धातु आधिक्य और धातु न्यून। धातु आधिक्य दो कारणों से होता है। पहला होता है एनायनिक वैकेंसी, यानी ऋणायन रिक्ति के कारण, जिसमें ऋणायन
माइनस वाला परमाणु, माइनस आवेश वाला परमाणु क्रिस्टल को छोड़ जाता है और एक रिक्ति बन जाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उसे एफ सेंटर कहते हैं। और दूसरा कारण होता है इसका इंटरस्टिशियल कैटायन के कारण, अर्थात अंतराकाश में धनायनों की उपस्थिति के कारण। इस तरह मेटल एक्सेस या धातु आधिक्य दोष होता है। दूसरा इसका टाइप है एरस समीकरणमितीय दोष का मेटल डेफिशिएंसी या धातु न्यून दोष। धातु न्यून दोष दो कारणों से होता है। एक तो कैटायनिक वैकेंसी से, यानी क्रिस्टल में से धात्विक आयन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चला जाए और उसके आवेश का संतुलन क्रिस्टल में उपस्थित दूसरा धातु आयन अपनी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन करके उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आकर कर लेता है। दूसरा होता है इंटरस्टिशियल एनायन, अर्थात जो अंतराकाशी स्थान है उसमें ऋणायन उपस्थित हो जाते हैं, उनमें ऋणायनों की उपस्थिति के कारण, जो कि देखने में बहुत कम मिलता है। इस तरह ये हमारा डिफेक्ट वाला आज टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब हम कल को इसमें नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और वो है ठोसों के इलेक्ट्रॉनिक गुण। बस इसमें दो ही चीज़ बची हैं चैप्टर में, ठोसों के इलेक्ट्रॉनिक गुण और चुंबकीय गुण, और इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।